साइंस 9.1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, ये हमारी क्लास नंबर 7 है। तो हम लोग साइंस एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 1 जो हमारा है मैटर ऑफ सराउंडिंग उसको देख रहे थे। क्लास नंबर 6 तक हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। एक बार क्या करता हूँ, रिवीजन में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, आप बताइएगा। तो क्लास 1 से आप रिवीजन करिएगा क्वेश्चंस की। तो आपको बताना है नेम द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। बताइए। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, उनके पास काइनेटिक एनर्जी होता है क्योंकि मूवमेंट से जो एनर्जी होता है पोजेस करते हैं पार्टिकल्स, वो काइनेटिक एनर्जी है। और तीसरा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी। आपको बताना है कंप्रेसिबिलिटी क्या है। तो कंप्रेसिबिलिटी इज द मेजर ऑफ हाउ मच अ गिवन वॉल्यूम ऑफ मैटर डिक्रीजेज when pressure is applied or when the material or matter is placed under pressure। उसके बाद आपको बताना है फ्लूइड्स क्या होते हैं या किसे कहते हैं। तो फ्लूइड्स होते हैं जो फ्लो कर सकते हैं, लिक्विड्स और गैसेस दोनों को हम फ्लूइड्स कहते हैं। अगला आपको बताना है एलपीजी का फुल फॉर्म। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। उसके बाद आपको डेंसिटी का फॉर्मूला बताना है, मास बाय वॉल्यूम। अब क्योंकि आइस हमारा सॉलिड होता है लेकिन फिर भी वो फ्लोट करता है। जनरली सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो हमारा क्या करता है, सिंक कर जाता है। लेकिन जो हमारे पास आइस है वो फ्लोट क्यों करता है, बताइए। क्योंकि आइस का जो उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसके बारे में और अच्छे से और बहुत ही विस्तार से डेप्थ में पढ़ना है। बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं, पर फिर भी एज़ कम्पेयर टू 9 क्लास बहुत डेप्थ में हमें पढ़ना है। जब हम लोग ऑर्गेनिक पढ़ेंगे क्लास 12th में, बेसिकली जब हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं हाइड्रोजन कंपाउंड्स और उसके डिफरेंट रिएक्शंस में जो इंपॉर्टेंस होता है जिसके कारण फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वो हमारी 12th क्लास में बेसिकली जहाँ ऑर्गेनिक हमें पढ़नी है। पर अभी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वाटर में, वो आइस के केस में एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, केज लाइक स्ट्रक्चर, जिसके कारण हमारा वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है एज कम्पेयर टू गिवन मास। अगर हम लोग को एक फिक्स्ड मास मिले तो जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज कर जाता है एज कम्पेयर टू द वाटर, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारा आइस होता है वो डेंसिटी उसकी डिक्रीज कर जाती है, तो वो फ्लोट करता है। अगला आपको बताना है कि व्हाट आर द 2 मेन फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। तो स्टेट सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, अभी हम लोग इसको और देखेंगे। तो उसके लिए 2 जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, पहला टेम्परेचर और दूसरा प्रेशर, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट, बताइए। तो मेल्टिंग पॉइंट वो मिनिमम टेम्परेचर होता है जिसमें सॉलिड मेल्ट होता है आपका लिक्विड में, ठीक है। और प्रेशर आपका नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर या स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm हम लोग मान के चलते हैं, ठीक है। व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है आपका 0 डिग्री सेल्सियस, है ना, या फिर हम इसको कह सकते हैं 273 केल्विन या 273.15 केल्विन, अप्रॉक्स में 273 लेके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। व्हाट इज फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है, बताइए। तो फ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, ठीक है। मतलब जो प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग होता है, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट, वो हमारा प्रोसेस कहलाता है फ्यूजन, ठीक है। एक और हमने इंपॉर्टेंट बात पढ़ी थी कि हमारा जो लेटेंट होता है उसका अर्थ होता है हिडन, ठीक है। तो जब हमारा मेल्टिंग पॉइंट पे होता है, ठीक है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट में आपका जब आइस मेल्ट करोगा सॉलिड लिक्विड में, जैसे सॉलिड मेल्ट करता है लिक्विड में, तो हमारा टेम्परेचर क्या करता है, कांस्टेंट रीडिंग देता है 0 डिग्री सेल्सियस, जबकि हम लोग हीट दे रहे हैं। तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए वो बढ़ता नहीं है, ठीक है। तो वो सारा हीट यूज होता है फॉर ब्रेकिंग द इंटर एटॉमिक, या हम लोग कह सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो उसको हम लोग हिडन हीट कहते हैं या फिर हम लोग इसको लेटेंट हीट कहते हैं, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? तो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दोनों टेम्परेचर और प्रेशर, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि पार्टिकल्स ऑफ वाटर आपके पास है 0 डिग्री सेल्सियस पे और पार्टिकल्स ऑफ आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो ज़्यादा हीट किनके पास होगी? तो पार्टिकल्स ऑफ वाटर, क्योंकि उनके पास लेटेंट हीट है, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ आपकी फ्यूजन है पार्टिकल्स ऑफ वाटर के पास 0 डिग्री सेल्सियस पर। ओके, तो अब हम लोग क्लास नंबर 7 शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज बॉइलिंग। तो बॉइलिंग होता क्या है?
ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, बॉइलिंग को हम लोग स्टडी करते हैं मेल्टिंग के साथ, है ना। जब हम लोग कंपेयर करके स्टडी करते हैं तो बहुत अच्छे से रिवीजन भी होता है और हमें थोड़ा कनेक्ट करके स्टडी भी हम लोग कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। ऐसे हम लोग डिफरेंट सब्जेक्ट्स में भी यूज़ करते हैं पढ़ाने के लिए, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कंपेयर करने में, इसमें रिविजन भी होता है, समझ में भी आता है और एक मोटिवेशन भी होता है। हम लोग पीछे जो सीख रहे हैं उसके आधार पर जब आगे बढ़ते हैं तो अच्छा भी लगता है। हर चीज़ नई नहीं है, सब कनेक्टेड है साइंस, ठीक है। तो इसलिए हमें वो भी ध्यान रखना है ताकि एक मोटिवेशन रहे आगे बढ़ने का हमारे पास, है ना। तो वन मेथड हो सकता है कि हम लोग अगर स्टडी करें पीछे से, वैसे अलग अलग सब्जेक्ट्स में भी हम लोग यूज़ करते हैं। मैथ्स में वो तो बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड होता है, ठीक है, अलग अलग, ठीक है। ऐसे आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं। इंग्लिश में जैसे हम लोग टेंस पढ़ते हैं तो टेंस में डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास प्रेजेंट टेंस के 4 फॉर्म, फिर हमारे फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस। तो अगर हम लोग को एक का फॉर्म पता हो, ठीक है, जैसे वर्ब 1 लगता है कि V2 लगता है कि V3 लगता है, V4 लगता है, तो ठीक वैसे ही आपका पास्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस में वैसे होगा, बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ। तो अगर हम लोग पहले मान लीजिए प्रेजेंट टेंस पढ़ें, उसके फॉर्म्स पढ़े, वर्ब के फॉर्म्स किसमें क्या स्ट्रक्चर या सिंटेक्स होता है, उसी के अनुसार हम लोग पास्ट पढ़े, तो एक कनेक्टेड लगेगा और अच्छा लगेगा, ठीक है। दोनों में कंटिन्यूस आता है, दोनों में परफेक्ट, फिर उसी के बाद साथ फ्यूचर पढ़े। तो ऐसे करके एक टेक्निक होता है, तो आप इसको कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं अलग अलग तरह से। तो यहाँ पर देखिए मेल्टिंग और बॉइलिंग, ठीक है। तो मेल्टिंग में अगर हम लोग देखें तो वहाँ पर सॉलिड स्टेट चेंज हो रहा था लिक्विड स्टेट में, और यहाँ पर लिक्विड स्टेट चेंज होता है वेपर स्टेट में, ठीक है। तो बॉइलिंग देखते हैं, व्हेन वी सप्लाई हीट टू वाटर पार्टिकल्स, तो हम लोग जनरली लेते हैं वाटर का केस में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आइस, लिक्विड स्टेट में हम लोग वाटर को वाटर ही बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर वाटर हमारा चेंज होता है वेपर में, हम लोग वाटर वेपर भी इसको बोलते हैं, वाटर वेपर, ठीक है। तो व्हेन वी सप्लाई हीट टू वाटर पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर, ठीक है। तो पार्टिकल्स क्या करते हैं, मूव करना स्टार्ट होते हैं। यहाँ पर भी जब हम लोग हीट कर रहे थे तो यहाँ पर क्या सॉलिड में वो वाइब्रेट करते हैं, फ्रीली मूव नहीं करते हैं वॉल्यूम में, ठीक है। तो वहाँ क्या करते हैं, ये मूव करने की कोशिश करते हैं जैसे हम लोग हीट देते हैं। उसी प्रकार हम लोग वाटर में लें तो यहाँ पर मूव तो करते हैं वॉल्यूम में, पर हीट देते हैं तो और ज़्यादा मूवमेंट इनकी फास्ट हो जाती है, ठीक। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाती है जब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, हमने देखा था, एक क्वेश्चन था। तो व्हेन वी सप्लाई हीट टू वाटर पार्टिकल स्टार्ट मूविंग इवन फास्ट। आगे हम लोग बढ़ते हैं। एट अ सर्टेन टेम्परेचर अ पॉइंट इज रीच्ड व्हेन द पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर। ठीक उसी तरह कि यहाँ पर हम लोग हीट देते रहते थे, लेकिन यहाँ पर आपका 0 डिग्री से थर्मामीटर और ज़्यादा टेम्परेचर शो नहीं करता था। क्यों? क्योंकि वो सारा हीट इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसको ब्रेक करने में लग गया, ठीक है, ताकि वाटर या लिक्विड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी हम लोग बॉइलिंग पॉइंट ले लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जब एक बार टेम्परेचर आ जाता है तो फिर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता है, हम लोग हीट देते रहते हैं फिर भी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम लोग हीट यहाँ पर देते रहते हैं तो वो हीट यहाँ पर जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर में था कि जो हमारा पार्टिकल्स ऑफ मैटर होता है वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है गैस में, है ना। तो वेपर की जगह हम लोग गैस लिख देते हैं, जनरली गैस हम लोग बोलते हैं, तो वेपर भी बोल सकते हैं। तो गैस में होता है, ठीक है, तो उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था बहुत ही कम होता है, ठीक है, इसलिए बहुत आसान, मतलब उसके बीच में बहुत सारे स्पेस होते हैं, पार्टिकल्स के बीच में उनको कंप्रेस करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, इसके कंपेयर में लिक्विड में ज़्यादा होता है। तो उन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने की ज़रूरत है अगर गैस में हमें जाना है तो, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा टेम्परेचर होता है वो फिक्स हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 0 डिग्री फिक्स हो गया था, हम लोग हीट दे रहे थे फिर वो बढ़ नहीं रहा था जब तक हमारा पूरा सॉलिड कन्वर्ट नहीं होगा लिक्विड में। उसी प्रकार ये भी नहीं बढ़ेगा जब तक हमारा लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग उसको हीट दे रहे हैं, जब 100 डिग्री तक पहुँच गया फिर वो सारा हीट, अब टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने का काम करेगा। तो फिर से एक तरह से इसको हिडन हीट या लेटेंट हीट हम लोग बोलते हैं। यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन था, है ना, यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है क्योंकि ये प्रोसेस वेपराइजेशन है, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस, और ये फ्यूजन था, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। इसलिए यहाँ पर जो हिडन हीट था उसका नाम था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और यहाँ पर इसका नाम होगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग हीट दे रहे हैं, ठीक है, तो वो हीट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ रहा है, धीरे धीरे जो पार्टिकल्स है वो स्पीड मूव कर रहे हैं और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन धीरे धीरे टूट जाएगा, फिर वो आराम से मूव करेंगे, जब गैसियस फेज में वो कन्वर्ट हो जाएंगे। एक बार रीडिंग फिर से हम लोग करते हैं। रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे साइंस हो आपके पास,
मैथ्स, तो मैथ्स में भी आप रीडिंग ज़रूर करिएगा, ठीक है। हो सकता है सब चीज़ समझ में नहीं आए, साइंस में हो सकता है एक लाइन समझ में नहीं आए, ठीक है, लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना है क्योंकि जो आगे है आगे उनको और अच्छे से डेप्थ में पढ़ना है। तो अभी एक ब्रीफ बेस हम लोग बना के आगे बढ़ेंगे, तो हम लोग बीच में रुकेंगे नहीं, हम लोग पढ़ते जाएंगे, रीडिंग आप ज़रूर करते रहिएगा, ठीक है। तो हमारा है व्हाट इज़ बॉइलिंग, ठीक है। तो व्हेन वी सप्लाई हीट टू वाटर पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर, ठीक है। तो जब हम लोग वाटर को हीट देते हैं तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो और ज़्यादा मूव करने लगते हैं, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। At a certain temperature, a point is reached when the particles have enough energy to break free from the forces of attraction of each other, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं, पहले मान लीजिए 50 डिग्री सेल्सियस पे था, ठीक है। तो अभी हम लोग उस हीट कर रहे हैं, तो अभी टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो अभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटना स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। तो इनके पास एनर्जी आ रही है, ठीक है, एनर्जी आ रही है, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस मतलब पहुँच गया, ठीक है। तो यहाँ पर फिर इतनी एनर्जी आ गई कि अब वो क्या करेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना शुरू कर देंगे। अब वो क्या करेंगे, सरफेस को लीव करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग इसको हीट कर रहे हैं 50 डिग्री, फिर आगे बढ़ा, हीट आई, ठीक है, हीट आ रही है इनके पार्टिकल्स में। 100 डिग्री सेल्सियस में मतलब एक टेम्परेचर पे ऐसा होगा जिस टेम्परेचर में इतनी एनर्जी अब आ गई है कि ये लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर सकते हैं और ये अब गैसियस फेज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो वो जो हमारी एनर्जी आ जाती है जिस टेम्परेचर पे, तो वहाँ पर हमारा बॉइलिंग का फेनोमेनन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, एट अ सर्टेन टेम्परेचर, ठीक है, अ पॉइंट इज रीच्ड व्हेन द पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर। एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू गैस, बॉइलिंग टेक्स प्लेस, ठीक है। तो बॉइलिंग होना आपका क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है, ठीक है। आप इसकी लैंग्वेज को कुछ एनसीईआरटी की है, ठीक है, थोड़ा सा मैंने लास्ट में लिख दिया, बॉइलिंग टेक्स प्लेस। आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, अलग डेफिनेशन भी देख सकते हैं, पर आपको बस कॉन्सेप्ट पे थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने ब्रीफ में बताया, आप इसको और अच्छे से एनसीईआरटी में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, एक बेसिक बॉइलिंग होता है, ठीक है। बॉइलिंग मतलब क्या होता है कि आपका स्टेट चेंज होने वाला है। अब क्या होगा, लिक्विड स्टेट से हम लोग गैसियस स्टेट में जाने वाले हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देते हैं, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर एक मेल्टिंग पॉइंट था, ठीक है, जिसपे आपका सॉलिड कन्वर्ट हो रहा था लिक्विड पे। उसी प्रकार यहाँ पर आपके पास एक बॉइलिंग पॉइंट है जहाँ पर आपका लिक्विड कन्वर्ट होगा गैस में, ठीक है। तो ऐसे हम लोग देखेंगे, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग, ठीक है। अब बॉइलिंग स्टार्ट हो गया। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मैंने आपको बताया था एक डेफिनेट प्रेशर होता है, जनरली हम उसको नॉर्मल प्रेशर या स्टैंडर्ड प्रेशर कह सकते हैं, 1 atm सी लेवल पर, ठीक है। तो ये आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, सी लेवल पे 1 atm को हम लोग नॉर्मल प्रेशर जानते हैं, ठीक है। कहते हैं एनसीईआरटी में लास्ट में एक लिखा भी हुआ है, उसको आप ध्यान रखिएगा कुछ टर्म्स को। तो उस नॉर्मल टेम्परेचर पे, ठीक, मतलब सॉरी प्रेशर पे, उस नॉर्मल प्रेशर पे वो टेम्परेचर जहाँ पर बॉइलिंग स्टार्ट होती है उसको हम लोग कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपका वो मिनिमम टेम्परेचर जहाँ पर आपका मेल्टिंग हो रहा था वो आपका मेल्टिंग पॉइंट था, 0 डिग्री सेल्सियस या आपका 100 डिग्री सेल्सियस है। जनरली आपको कैलकुलेशंस में केल्विन का यूज़ बहुत होगा, आगे भी आप देखिएगा केल्विन हमारा ऐसा यूनिट होता है। तो अगर हमें ऐसा यूनिट में चाहिए होता है तो हम लोग केल्विन में ही उसको लिखते हैं, तो आप उसका कन्वर्जन भी ध्यान रखिएगा। तो व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, what is boiling point, what is the boiling point of water? So the temperature at which a liquid starts boiling at the atmospheric pressure is known as its boiling point. The boiling point of water is 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो वैसे हमारा मेल्टिंग पॉइंट का एक फिजिकल सिग्निफिकेंस था, जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा उसके फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा, ठीक है। उसी प्रकार हमारे बॉइलिंग पॉइंट का भी वही है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा जिस लिक्विड का, तो उस लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एज कम्पेयर टू सॉलिड्स, लिक्विड्स हैव लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है। एंड एज कम्पेयर टू लिक्विड, गैसेज हैव लेस, ठीक है। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सॉलिड से डिक्रीज करेगा लिक्विड में, लिक्विड से डिक्रीज करेगा गैस में। लेकिन अगर हम लोग सिर्फ लिक्विड्स को कंसिडर करें तो डिफरेंट लिक्विड जैसे ऑयल हो गया, वाटर हो गया, तो इन अलग अलग लिक्विड्स में भी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो भी वेरी करता है। तो जिस लिक्विड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा, ठीक है, उस लिक्विड का मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा हीट देनी होगी अगर हम लोग को पार्टिकल्स को सेपरेट करना है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करना है। जैसे बॉइलिंग पॉइंट का एक फिजिकल, मेल्टिंग पॉइंट का एक फिजिकल सिग्निफिकेंस था, वैसे बॉइलिंग पॉइंट का वैसे फिजिकल सिग्निफिकेंस है। तो साइंस में अगर आप फिजिकल सिग्निफिकेंस भी अगर आप समझिएगा तो आपको अच्छा लगेगा साइंस को पढ़ने में, अपार्ट फ्रॉम द डेफिनेशंस एंड कैलकुलेशंस एंड प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला है
बॉइलिंग इज अ बल्क फेनोमेनन। एक होता है सरफेस फेनोमेनन। सरफेस फेनोमेनन मतलब सरफेस के पार्टिकल्स उसमें पार्ट लेंगे, सरफेस के पार्टिकल्स। बल्क मतलब ये पूरा को बल्क कहते हैं, ठीक है। तो बॉइलिंग में क्या होता है, हर पार्टिकल के पास एनर्जी होता है, तो क्या होता है, रैंडम मोशन और इंक्रीज कर जाता है। यहाँ के पार्टिकल ऊपर, यहाँ के ऊपर, यहाँ के नीचे, ठीक है। तो पूरे बल्क में आपका बॉइलिंग स्टार्ट हो जाता है। बल्क फेनोमेनन होता है, सिर्फ सरफेस के लेयर पे या पार्टिकल्स के नहीं, पूरा बल्क फेनोमेनन है, ठीक है। बॉइलिंग इज अ बल्क फेनोमेनन। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू द वेपर स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पर सबके पास इनफ एनर्जी होता है कि अब वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो जैसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन था कि 0 डिग्री से आगे बढ़ ही नहीं रहा था, जबकि हीट हम सप्लाई कर रहे हैं, तो वो हीट चेंज कर रहा था सॉलिड को लिक्विड में, मतलब पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर रहा था। तो इस प्रोसेस का नाम फ्यूजन है, तो इसको हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उसी तरह इस प्रोसेस का नाम है वेपराइजेशन। तो जब 100 डिग्री सेल्सियस के बाद टेम्परेचर रीडिंग इंक्रीज नहीं कर रहा है, हम लोग हीट दे रहे हैं फिर भी, तो वहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि वो सारा हीट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में लगा है लिक्विड स्टेट के, ताकि वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। तो वो हिडन हीट है, तो उसे हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्योंकि ये प्रोसेस हमारा वेपराइजेशन है, ठीक है। तो व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो डेफिनेशन में हम लोग 1 kg ये सब यूनिट का यूज करते हैं, कितना आप मास ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की तरह व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन नाम से क्लियर, ये हीट एनर्जी है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस, कोई दिक्कत नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कोई और लिक्विड उसका होगा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे ये बोलचाल की भाषा है, हम लोग समझ जाते हैं, ठीक है। लेकिन कई बार हम लोग भूल जाते हैं कई बार कि प्रेशर भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो हम लोग जनरली मेंशन नहीं करते हैं, ठीक है, हम लोग समझ जाते हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन उठ सकता है, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट प्रेशर लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कोई वैल्यू दी जा सकती है, ठीक है, मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन आ सकता है। तो जनरली हम लोग ने थोड़ा सा डिस्कस किया था ब्रीफ में, आगे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग आगे पढ़ेंगे और आगे रिसर्च या फिर ग्रेजुएशंस में भी इनके पूरे चार्ट होते हैं प्रेशर के, कन्वर्जन्स के, टेम्परेचर, क्योंकि प्रेशर भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी तो हम लोग जनरली टेम्परेचर से ही आगे बढ़ते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। पर फिर भी आप इस पर ध्यान दे सकते हैं। इसलिए आप डेफिनेशन में देखिएगा प्रेशर मेंशन होता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एट एनटीपी, एट एसटीपी। वो थोड़ा बाद में पढ़ना है, पर फिर भी प्रेशर मेंशन होता है। तो जनरली हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अभी से हम लोग को थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। हो सकता है पूरी तरह समझ में नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी एट द बैक ऑफ द माइंड वी शुड रिमेंबर कि प्रेशर भी इंपॉर्टेंट होता है। धीरे धीरे समय के साथ आप इसको और डिटेल में आप पढ़िएगा। तो व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। The amount of heat energy that is required to change 1 kg of a liquid into gas at atmospheric pressure at its boiling point is known as latent heat of vaporization, ठीक है। अगला है at 373 केल्विन, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे था at 273 केल्विन, किसके पास ज़्यादा एनर्जी है, ठीक है, 0 डिग्री आइस, मतलब आइस के पास या वाटर के पास। तो हमने देखा था वाटर के पास ज़्यादा एनर्जी है, क्योंकि 0 डिग्री पे आइस था, फिर हमने बहुत सारी हीट दी, पर फिर भी वो 0 डिग्री पे ही रहा और वाटर में कन्वर्ट हुआ, तो वो सारी हीट अभी वाटर के पास होगी, ठीक है। तो वाटर के पास ज़्यादा हीट होती है, इसके पास कम, इसलिए कूलिंग में ज़्यादा इफेक्टिव होता है। थोड़ा सा डिस्कस किया था हमने, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर वही क्वेश्चन है कि 100 डिग्री सेल्सियस या अगर हम लोग अप्रोक्सीमेट लें तो 373 केल्विन पे किसके पास ज़्यादा एनर्जी है, वाटर के पास कि वाटर वेपर के पास। तो हम लोग इसको देखते हैं। जैसे यहाँ देखा था कि 373 केल्विन पे हमारा वाटर है, वाटर को बहुत सारी हीट दी, वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ, पर अभी भी टेम्परेचर 373 केल्विन है। तो टेम्परेचर तो दोनों के लिए सेम है, क्वेश्चन में भी है, लेकिन इसके पास ज़्यादा हीट है, क्योंकि हिडन हीट अभी इसके पास है, कन्वर्ट होने में जो हीट लगी, ठीक है। इसलिए वाटर वेपर का ज़्यादा हीट होता है, इसलिए ज़्यादा एनर्जी होता है, ठीक है। हम लोग जनरली हीट की जगह एनर्जी टर्म का यूज़ करते हैं, ठीक है, हीट एनर्जी का। या फिर आगे जब आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़िएगा 11th में, तो और अच्छे से आप एनर्जी के बारे में पढ़िएगा, इंटरनल एनर्जी और उसके बारे में, एंथैल्पी वगैरह, ठीक है। तो अभी हम लोग जनरली हीट एनर्जी का यूज़ करते हैं, ठीक है, एनर्जी ज़्यादा है उसके पास, तो इसके पास ज़्यादा एनर्जी है, ठीक है, इसलिए इसके पास ज़्यादा एनर्जी है। तो जो हमारा बर्न होता है, गर्म चीज़ है, उससे हम लोग जल सकते हैं। तो जो हमारा बॉइलिंग वाटर से बर्न होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, उससे ज़्यादा पेनफुल होता है स्टीम बर्न्स,
क्योंकि इनके पास ज़्यादा एनर्जी होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, क्वेश्चन भी आपका है तो क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर मैं कोई ऐसे स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं लिखा रहा हूँ, आप अपने क्लास के आप अपने नोट्स देख सकते हैं कैसे आपको लिखना है, आप डिस्कस कर सकते हैं। या मैं एनसीईआरटी के नोट्स और थोड़े जनरल नोट्स आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा है कि व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये हमने किया। एक बार और इसको पढ़ लेते हैं। व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ अ लिक्विड इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे एट 373 केल्विन विच हैज मोर एनर्जी। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा एनर्जी वाटर वेपर के पास होगा, जैसे इसमें ज़्यादा एनर्जी किसके पास था, वाटर के पास था, तो जिसमें कन्वर्ट हो गया उसके पास ज़्यादा एनर्जी है, क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मदद किया कन्वर्शन में। तो एक बार इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन है एट 373 केल्विन विच हैज़ मोर एनर्जी, पार्टिकल्स ऑफ स्टीम और पार्टिकल्स ऑफ वाटर। तो आंसर देखते हैं। पार्टिकल्स इन स्टीम दैट इज वाटर वेपर, जनरली हम लोग वाटर वेपर बोलते हैं। ऐसे तो अभी हम लोग जनरल टर्म वेपर यूज कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम जनरली वाटर वेपर के बारे में पढ़ते हैं गैस में। ठीक है, पर जनरली वेपर आपका गैस के लिए यूज होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग अगर वाटर का वेपर बोल रहे हैं तो वाटर वेपर कहना होगा, कि अलग अलग गैसेस का वेपर होता है, उनके कैलकुलेशंस होते हैं, पार्शियल प्रेशर्स होते हैं आगे, फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टर्मिनोलॉजी हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोई भी सब्जेक्ट में, चाहे साइंस हो, मैथ्स हो, कोई भी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग वाटर वेपर जनरली यूज करते हैं। तो पार्टिकल्स इन स्टीम दैट इज वाटर वेपर एट 373 केल्विन, वाटर वेपर को स्टीम भी कहा जाता है, हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। तो इसके पास ज़्यादा एनर्जी होता है एज कम्पेयर टू लिक्विड स्टेट, जिसको सिर्फ वाटर बोलते हैं। सो स्टीम हैज़ मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू वाटर एट द सेम टेम्परेचर, जो यहाँ पर 373 केल्विन है। This is because particles in steam have absorbed extra energy in the form of latent heat of vaporization। ठीक है, एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब है, एक्स्ट्रा एनर्जी इसके पास है इन द फॉर्म ऑफ latent heat of vaporization। उसके बाद हमारा चेंज ऑफ स्टेट है, तो यहाँ पर सॉलिड है, तो सॉलिड है, लिक्विड से गैस, फिर गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड। ठीक है, तो जब हम लोग सॉलिड से लिक्विड जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो हम लोग कहते हैं हीट दे रहे हैं। ठीक है, फिर हम लोग टेम्परेचर फिर इंक्रीज होता है यहाँ पर, फिर हम लोग हीट देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिक्विड से गैस होता है। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस जिस समय कन्वर्ट हो रहा होता है उस समय क्या होता है, सेम रहता है हमारा टेम्परेचर। ठीक है, वो वेरी नहीं करता है ना, तो इसलिए यहाँ पर जैसे एनसीईआरटी में सिर्फ हीट लिखा है तो मैं भी सिर्फ हीट लिख देता हूँ। हीट और हीट, फिर गैस से वापस लिक्विड जाना है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कूल करते हैं, है ना। कौन सा वर्ड लिखा है, कूल लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग इसको कूल कर देते हैं और यहाँ पर इसको भी हम लोग क्या करते हैं, कूल करते हैं। ठीक है, द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर चेंज करने से एक स्टेट दूसरे स्टेट में चेंज होता है। प्रेशर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग कह सकते हैं टेम्परेचर एंड प्रेशर प्ले अ की रोल इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर। वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर बाय चेंजिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर, अलग अलग तरह से हम लोग देख सकते हैं। अगला है व्हाट इज सब्लिमेशन, गिव एग्जांपल्स ऑफ सब्लाइम सब्सटेंसेस। जैसे वाटर क्या होता है, हम लोग पहले सॉलिड होता है आइस, फिर तो हीट करते हैं तो वो लिक्विड होता है, फिर गैस होता है। तो जनरली जो होता है हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर इसी पैटर्न में चेंज करता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है, कई सब्सटेंस होते हैं जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, तो उन्हीं को हम लोग कहते हैं सब्लाइम सब्सटेंसेस, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, तो अगर हम लोग बोले व्हाट इज सब्लिमेशन, तो हम लोग इसका डेफिनेशन दे सकते हैं, अ चेंज ऑफ स्टेट directly from solid to gas without changing into liquid state is known as sublimation। For example, एक कैम्फर होता है हमारे पास, एक अमोनियम क्लोराइड होता है। ठीक है, और भी होते हैं, अभी हम लोग यही दोनों करते हैं। अगला है व्हाट इज डिपोजिशन। ठीक है, तो डिपोजिशन क्या होता है, तो फिर से ये भी चेंज होता है गैस टू सॉलिड, है ना। लिक्विड नहीं होता है, गैस का डायरेक्ट सॉलिड में चेंज होना, इसको हम लोग डिपोजिशन कहते हैं। द डायरेक्ट चेंज ऑफ अ गैस इनटू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज नोन एज डिपोजिशन। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं। एनसीईआरटी में एक छोटा सा डायग्राम दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपका क्या है, सॉलिड है, यहाँ पर आपका क्या है, लिक्विड है, यहाँ पर आपका गैस है। इनका कन्वर्जन होता है, तो उस कन्वर्जन को हम लोग क्या कहते हैं वो हमें बताना है। ठीक है, तो सॉलिड से हम लोग लिक्विड जाते हैं तो इसको क्या कहते हैं, तो हमने देखा था इसको हम लोग फ्यूजन कहते हैं। और अगर हम लोग लिक्विड से सॉलिड आएंगे तो सॉलिड बन रहा है तो सॉलिडिफिकेशन, इसको क्या कहते हैं,
सॉलिडिफिकेशन, है ना। कुछ लिखा आ सकता है, कुछ में फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग लिक्विड से गैस जाएंगे तो लिक्विड से गैस जाने को हम लोग क्या कहते हैं, वेपराइजेशन, ठीक है। एक बार स्पेलिंग भी आप चेक करते जाइएगा, स्पेलिंग भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेपराइजेशन, वेपर में कन्वर्जन, जैसे आप देख सकते थे सॉलिड में कन्वर्जन तो सॉलिडिफिकेशन, वेपर में कन्वर्जन, गैस को वेपर भी हम कहते हैं तो वेपराइजेशन, गैस से लिक्विड जाएंगे तो कंडेंसेशन ना, जैसे वाटर साइकिल में कंडेंसेशन होता है, ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग सॉलिड से गैस जाएंगे तो सॉलिड से अगर हम लोग गैस जाएंगे तो हमारा सब्लिमेशन, सब्लिमेशन, ठीक है। और अगर हम लोग गैस से सॉलिड जाएंगे तो डिपोजिशन, डिपोजिशन। तो ये हमारी क्लास पूरी हुई, क्लास नंबर 7। एक बार हम लोग पीडीएफ में देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्लास नंबर 8 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे साइंस 9 चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में आगे बढ़ेंगे। ये हमारी क्लास नंबर 7 है। व्हाट इज बॉइलिंग? व्हेन वी सप्लाई हीट टू वाटर, particles start moving even faster. At a certain temperature, a point is reached when the particles have enough energy to break free from the forces of attraction of each other. At this temperature, the liquid starts changing into gas and boiling takes place. अगला है क्वेश्चन नंबर 40. What is boiling point? What is the boiling point of water? देखते हैं. The temperature at which a liquid starts boiling at atmospheric pressure, है ना, atmospheric pressure पे जो टेम्परेचर हमारे पास है जिस पर लिक्विड बॉइलिंग करने स्टार्ट कर देता है उसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हमारा 100 डिग्री सेल्सियस है या 373 केल्विन। नोट हम लोग देख लेते हैं। बॉइलिंग एक बल्क फेनोमेनन है। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क, और बल्क मतलब पूरा, एक तरह से हम कह सकते हैं, ठीक है, पूरा लिक्विड जो हमारे पास वेसल में या कंटेनर में है। बॉइलिंग इज अ बल्क फेनोमेनन। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू वेपर स्टेट। 41 क्वेश्चन नंबर है, व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन? तो जैसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमने डिफाइन किया था वैसे हम लोग करते हैं। तो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड, क्योंकि यहाँ लिक्विड से हम लोग गैस जा रहे हैं, वहाँ सॉलिड से लिक्विड जा रहे थे तो 1 kg ऑफ सॉलिड था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में। तो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ अ लिक्विड इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट में हीट हम लोग देते हैं, जो हिडन लेटेंट हीट होती है वहाँ पर हम लोग मेल्टिंग पॉइंट पे हीट देते थे, तो वहाँ पर एट मेल्टिंग पॉइंट था। यहाँ पर क्या है, एट बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अगला क्वेश्चन है, एट 373 केल्विन विच हैज़ मोर एनर्जी, पार्टिकल्स ऑफ स्टीम और पार्टिकल्स ऑफ वाटर? तो पार्टिकल्स इन स्टीम दैट इज वाटर वेपर एट 373 केल्विन और 100 डिग्री सेल्सियस हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट द same temperature. This is because particles in steam have absorbed extra energy in the form of latent heat of vaporization. थोड़ा नोट हम लोग देख लेते हैं। सॉलिड से लिक्विड हीट, लिक्विड से गैस हीट, वैसे गैसियस या गैस से लिक्विड कूल, और यहाँ पर लिक्विड से सॉलिड कूल करते हैं। तो द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू अनदर बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। यहाँ पर प्रेशर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हमने टेम्परेचर को डिस्कस किया, आगे हम लोग देखेंगे प्रेशर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ देखते हैं, व्हाट इज सब्लिमेशन? गिव एग्जांपल्स ऑफ सब्लाइम सब्सटेंसेस। तो चेंज इन स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, है ना, विदाउट चेंजिंग, सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड। तो जनरली सॉलिड से लिक्विड होता है, फिर लिक्विड से गैस, लेकिन कई सब्सटेंस होते हैं जो सीधा सॉलिड से गैस चले जाते हैं विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, उनको हम लोग बोलते हैं सब्लाइम सब्सटेंसेस, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। एग्जाम्पल्स ऑफ सब्लाइम सब्सटेंसेस है कैम्फो, एमोनियम क्लोराइड, एक ड्राई आइस भी आता है जो हम लोग अगले क्लास में उसको बहुत ही ब्रीफ में हम लोग देखेंगे, एनसीईआरटी में उसको दिया हुआ है ब्रीफ में। व्हाट इज डिपोजिशन? द डायरेक्ट चेंज ऑफ अ गैस इनटू सॉलिड, उल्टा, गैस से डायरेक्ट सॉलिड विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड फेस या लिक्विड स्टेट। द डायरेक्ट चेंज ऑफ अ गैस इनटू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड डिपोजिशन। तो कई बार हम लोग देखेंगे कि डिपॉजिट हो जाते हैं गैस एक सॉलिड सरफेस पे, है ना, तो डिपोजिशन ऑफ गैस। तो वो डिपोजिशन मतलब होता है गैस का डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट करना विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। अगला देखते हैं हम लोग, कंप्लीट द फॉलोइंग। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, सॉलिड से लिक्विड फ्यूजन, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड में जा रहा है तो नाम से क्लियर है सॉलिडिफिकेशन। लिक्विड से गैस, गैस या वेपर होता है तो नाम से वेपराइजेशन, और अगर हम लोग गैस से लिक्विड जाएंगे तो कंडेंसेशन। उसी तरह हम लोग सॉलिड से डायरेक्ट गैस जाएंगे तो सब्लिमेशन, और हम लोग गैस से डायरेक्ट सॉलिड जाएंगे तो
डिपोजिशन। तो इसी के साथ हमारी क्लास नंबर 7 पूरी हुई। अगली वीडियो में हम लोग क्लास नंबर 8 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे साइंस 9.1 में आगे बढ़ेंगे।